नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेटल योर लोन पे। दोस्तों, पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी वो इस विषय पे बनाया था कि अगर आप किसी भी बैंक या NBFC किसी भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से अगर किसी तरीके का कोई लोन लेते हैं और लोन ना भर पाने की स्थिति में आप जो है फिर दूसरा नया लोन लेते हैं और EMI और रिकवरी एजेंट्स के प्रेशर में आके आप कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो इस स्थिति में आपको ये चैनल जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जैसे हमारी हर बात जो है वो लीगल एक्सपर्ट से राय सलाह करके करते हैं। जो लॉ होता है, जो कानून होता है, हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां पर मैंने पिछली वीडियो छोड़ी थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस देश की ऐसी परंपरा है कि यहाँ पर अगर व्यक्ति कर्जा ले लेता है तो वो अपने आप को एक अपराधी महसूस करने लगता है। चाहे वो उसने कर्ज किसी बैंक से लिया है, चाहे NBFC से लिया है या चाहे कोई सूदखोर से लिया है, क्योंकि उस व्यक्ति को ये ध्यान होता है कि मैंने कर्जा लिया है तो मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने कर्जा लिया है। और आर्थिक रूप से अगर मेरी स्थिति का पता समाज को चल जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि समाज मुझे बहिष्कृत कर दे, तानाकशी करे, क्रिटिसिज्म करे, मुझे चिढ़ाए। तो इस डर से जो है ना, सामाजिक बेइज्जती के डर से वो जो व्यक्ति जो है वो लोन की किस्तें भरता रहता है, चाहे इसके लिए उसे अपना घर बेचना पड़े, अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़े, या फिर लास्ट में आके वो क्या करता है, समाज का सामना ना कर पाने की स्थिति में जान तक देने की सोचने लगता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके पास लोन की EMI ना देने का दिमाग में बात आ जाए कि भाई अब मेरे पास पैसा नहीं है और मैं अपनी आर्थिक स्थिति मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आगे किस्त दे सकूं, तो ये सबसे पहले जब आपको पता चल जाए तो आप वहीं पर एक स्टेप लीजिए कि आप आगे उस EMI को भरने के लिए नई बैंक से लोन ना लें। आप क्या करें, आप डर को अपने दिल से निकालें, स्मार्ट तरीका अपनाएं, क्योंकि लोन ना भर पाना कोई अपराध नहीं है। इसमें ना किसी पुलिस का रोल है, ना किसी कोर्ट कचहरी का रोल है। इसके अंदर ये बात सिर्फ आप और बैंक के बीच की बात है, जिसके अंदर सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए बैंक आपके साथ कार्रवाई करेगा। लेकिन हमारे को अपने अधिकारों का जब पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, और डर जाने के कारण हम कर्ज के जाल में इतना बुरी तरीके से जकड़ जाते हैं कि एक दिन हमें या तो सुसाइड कर लेना होता है या फिर एक दिन हम डिफॉल्टर बन जाते हैं। तो जो बात हम लास्ट में जाके करेंगे कि डिफॉल्टर बनना, उससे पहले ही हम बन जाएं। मैंने आपको स्टेप बताया, पहले आती है कॉल बैंक से। आप कॉल पे रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं करेंगे या पैसा नहीं देंगे, फिर रिकवरी वाले गुंडे आएंगे जिनको मैं चवन्नी छाप बोलता हूँ, उठाई गिरे बोलता हूँ, और उसके बाद भी अगर बात ना बनी तो ये आपको धमकी देते हैं आर्बिट्रेशन का। हमारी कहानी इस वीडियो की यहीं से शुरू है। आर्बिट्रेशन क्या है दोस्तों? आर्बिट्रेशन को आप कभी भी हल्के में मत लें, लेकिन आप इसके लिए कोई ज़्यादा चिंतित होने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको आर्बिट्रेशन को सही से डील करना है। आर्बिट्रेशन एक कानूनी प्रक्रिया है जो बैंक द्वारा शुरू की जाती है। ये कब शुरू की जाती है, इसका कोई समय नहीं है। फर्ज कीजिए आपकी पहली EMI बाउंस हुई। आर्बिट्रेशन EMI बाउंस होने के 10-15 दिन बाद भी आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आ सकता है। आर्बिट्रेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं समझौता कराना। बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, बैंक के कुछ सीनियर लीगल टीम में वकील होते हैं, कुछ रिटायर्ड जज होते हैं, इनको आर्बिट्रेटर बोला जाता है। हमारे देश में सोल आर्बिट्रेटर नाम की कोई चीज नहीं है। आर्बिट्रेटर मतलब समझौता कराने वाला व्यक्ति। मतलब बैंक क्या करता है, अपने ही लीगल टीम में से किसी सीनियर वकील को अपॉइंट कर देता है कि भाई इस केस में आप हमारी तरफ से कस्टमर से बात कीजिए और हमारी बात भी सुनिए और कस्टमर की भी बात सुनिए, जो भी बीच का रास्ता वो निकालिए ताकि हमारे पैसे पूरी तरीके से रिकवर हो जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने और हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ये बात तय हो गई है कि समझौता कराने वाला व्यक्ति दोनों की पसंद से होना चाहिए। पहली बात, बैंक क्या करता है, अपने पसंद से कोई भी आर्बिट्रेटर भेज देता है। अब देखिए, वो आर्बिट्रेटर जज ना होके क्या हो जाता है, बैंक का एक एम्प्लॉय हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, आर्बिट्रेटर की कुछ फीस होती है, वो बैंक पे कर देता है और आर्बिट्रेटर आपके केस में अपॉइंट हो जाता है। आर्बिट्रेटर का नोटिस आपके पास आएगा कि भाई देखो, आपका इतना इतना लोन है, बैंक का लोन आपके ऊपर जो है, मैं इस लोन का, इस अकाउंट का आर्बिट्रेटर हूँ, मैं आपका और बैंक का समझौता कराना चाहता हूँ, आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में शामिल हो जाइए। बहुत से बंदे डर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, ये नोटिस कैसे आता है? व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा आपको, SMS भी आ जाएगा, मेल भी आएगा, और कहीं कहीं 90% लेटर भी आता है। लेटर तो ये लेकर आते हैं तो आपके पते पे या तो कहीं भी फेंक के चले जाएंगे, आपको ना मिला हो तो उसके लिए क्या करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह भी करते हैं। आपको क्या करना है कि इस नोटिस को बहुत से हमारे भाई लोग हल्के में ले लेते हैं, कहते हैं छोड़ यार, कौन है, मैं बाद में देख लूंगा। गलती यहीं पर कर देते हैं। आर्बिट्रेशन के नोटिस में आपको अपनी सहमति नहीं देनी। अगर आप उस नोटिस को इग्नोर कर देंगे तो बैंक और कोर्ट ये बात मान लेगा आगे चल के कि आप इस प्रक्रिया से पूरी तरीके से सहमत है, क्योंकि आपने कोई विरोध तो किया नहीं। देखिए, जो मैंने शुरुआत में कहा था आपको कि आर्बिट्रेटर केवल बैंक नियुक्त नहीं कर सकता, वह आपकी रजामंदी से नियुक्त होगा। समझ में आया? अगर आपकी रजामंदी नहीं है तो जो आर्बिट्रेटर नियुक्त है
वो बैंक का एम्प्लॉय माना जाएगा। अगर वो आर्बिट्रेटर कोई भी फैसला देता है आपके बिना रजामंदी के, तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। वो आर्बिट्रेटर का जो भी अवार्ड पास होगा, डिसीजन नहीं होता, अवार्ड होता है, जजमेंट नहीं होता, जो भी अवार्ड पास होगा, जो भी फैसला आएगा, मानने के लिए आप बाध्य नहीं है। और कोर्ट में अगर आप जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट आपके पक्ष में जजमेंट देगा। ये एज पर आरबीआई गाइडलाइन में आपको बता रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो कभी भी जब आपके पास कलेक्शन की कॉल आने लगे, आपका लोन ज्यादा हो, तब भी आ सकता है। क्रेडिट कार्ड के लोन में भी आर्बिट्रेटर नियुक्त हो जाता है। आपने कलेक्शन कॉल नहीं उठाई, फिर रिकवरी वालों से भी आप निपट लिए। तीसरा काम यही होता है कि बैंक आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजता है। पर आजकल कुछ बैंक और चालाक हो गए हैं, 10-12 दिन बाद ही आपको नोटिस भेज देंगे, उसके नीचे एक आर्बिट्रेशन की छोटी सी चिट लगा देंगे कि भाई ये नोटिस को आप आर्बिट्रेशन का बुलावा समझे। यहीं पर आप गलती कर देते हैं। आपके पास बैंक का कोई भी कागज आए तो उसका प्रॉपर एक लॉयर के थ्रू जवाब दें, अपने आप जवाब देने की चेष्टा ना करें। ठीक है, अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आया कि भाई फला फला व्यक्ति मिस्टर सो एंड सो इज द सोल आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर ऑफ योर केस, तो आपको उसी टाइम अपने वकील से मिलना है। काबिल वकील होने चाहिए जिनसे इस पॉइंट पर डिस्कस करके आपको बैंक को जवाब देना है कि भाई मैं इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को नहीं मानता हूँ, मेरी राय नहीं ली गई है, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, मुझे शक है कि ये व्यक्ति जो जज बन के मेरे को फैसला देगा या जो आर्बिट्रेटर बन के फैसला देगा वो बैंक की तरफ का फैसला देगा, यानी उसका झुकाव बैंक की तरफ होगा, क्योंकि बैंक ने मेरी बिना राय लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। फिर क्या होगा उसके बाद, फिर बैंक अगर आपकी राय लेता है और आप आर्बिट्रेटर अब दोनों की पसंद से होगा तो हाई कोर्ट से होगा। ठीक है, वहां पर आर्बिट्रेटर की फीस जाती है, वो फीस आपको भी देनी है हाफ, और हाफ फीस आपका बैंक देगा। तो बैंक की तरफ से ना होकर अगर कोर्ट की तरफ से कोई आर्बिट्रेटर नियुक्त होगा तो वो ज्यादा ईमानदार होगा, वो आपकी बात को भी सुनेगा और बैंक की बात को भी सुनेगा। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस है उसका पूरा लीगल जवाब दीजिए। 99.99% संभावना ये होती है कि आपके जवाब को जाते ही आर्बिट्रेशन का नोटिस कैंसिल हो जाएगा, प्रक्रिया कैंसिल हो जाएगी। फिर बैंक अपने दूसरे हथकंडे अपनाएगा, वो आगे की बात है, लीगल करेगा या क्या करेगा, या हो सकता है आपसे सेटलमेंट के लिए भी आ जाए, वो टेबल पे सेटलमेंट तो करेगा। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का पालन कैसे किया जाता है मैंने आपको बता दिया। आर्बिट्रेशन का जब भी नोटिस आएगा तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो शिलोंग से आएगा, ताकि आप वहां जा ही ना पाए। फिर वो कभी यार क्या करते हैं कि ठीक है आप ऑनलाइन जुड़ जाइए, ऑनलाइन आप जुड़ोगे, आप वहां पर कुछ दिखेगा ही नहीं जूम कॉल पे, और प्रक्रिया में आपको शामिल हुआ मान लिया जाएगा। और 99% है कि अगर आपने बैंक द्वारा नियुक्त किए गए आर्बिट्रेटर के किसी भी मीटिंग में आप शामिल हो गए तो आपको शामिल माना जाएगा। उसका नोटिस अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपको शामिल हुआ माना जाएगा। अगर शामिल माना जाएगा तो फिर 30-40 दिन बाद वो क्या करेंगे, प्रक्रिया शुरू होगी और क्या होगा, आपके खिलाफ अवार्ड पास हो जाएगा। अवार्ड पास होने का मतलब क्या है, पुलिस के माध्यम से बैंक एम्प्लॉय आपके घर पे आएंगे और आपके घर में जो भी आपके नाम से चल अचल संपत्ति जो है ले जाएंगे, चाहे पंखा हो, चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब बशर्ते कि वो आपके नाम पे होनी चाहिए। अगर आप साबित कर देते कि नहीं ये मेरे पापा के नाम से, मम्मी के नाम से, वाइफ के नाम से है, तो वो मान जाएंगे, तो वो हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, मूवेबल एसेट में आपकी गाड़ी ले सकते हैं अगर उस पर लोन ना हो तो ये सिचुएशन बहुत खतरनाक है। इसलिए कई अभी हमारा एक क्लाइंट था, उसने क्या किया, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, उसने अपने घर के नीचे एक प्रेस वाला था उसको दे दिया कि फाड़ दे इसको। बाद में क्या हुआ, 10-15 दिन बाद, महीने भर के अंदर वो लोग आए दल बल के साथ और सामान ले गए सारा जब्त करके। अब बताइए कितनी बेइज्जती हुई। अगर आपने आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को पूरा फॉलो किया तो ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बैंक को आप एक टूल की तरह यूज कर सकते हो, अपने अधिकारों को एक टूल की तरह यूज कीजिए और बैंक से समझौता कीजिए। लोन लेना कोई गुनाह नहीं है। अगर आपके जेब में पैसे हैं तो EMI दीजिए, नहीं है भैया तो टेंशन फ्री होकर लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। 2-3 साल को तो आपको ऐसे ही टाइम मिल जाएगा। और भी कुछ अगर सलाह चाहिए होगी तो मैं इस वीडियो के नीचे अपने नंबर को लिखे जा रहा हूँ, आप यहाँ पर आकर बात कर सकते हैं हमसे, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। सारी हमारी कोई भी परामर्श का कोई शुल्क नहीं है। ठीक है भाइयों, हम आपको 100% प्रॉपर सोल्यूशन देंगे कि किस तरीके से इन उठाई गिरोह से आपको निपटना है। ये केवल आप पे चिल्ला सकते हैं और आप इन पे उससे ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं। ये एक गाली दे रहे हैं आप 10 दीजिए, ठीक है, ये डर जाएंगे। ये आपसे उल्टा बोलेंगे ही नहीं अगर आपको पता चल जाए कि अगला बंदा जो है ना स्मार्ट है, उसको पता है कि क्या उसके राइट्स हैं। तो ये आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नई बात को कवर करेंगे। धन्यवाद।